Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Government School. क्लास 5th सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 9 जल की महिमा। क्या है? जल की महिमा। निकालिए चैप्टर आप। देखिए, जल की महिमा का अर्थ होता है, जल के बारे में आप जानते हैं। जल की महिमा मतलब जल से ही, जल को सबसे ऊपर सबसे बड़ा माना गया है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत। हमारे जीवन में वायु के बाद जल की जो महिमा है उसको ही सर्वोपरि माना गया, सबसे ऊपर माना गया। निसंदेह पृथ्वी के समस्त जीवों की पहली जरूरत जल और वायु ही है। इसका कोई विकल्प नहीं है। आज से लगभग 57 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती थी। मतलब पृथ्वी पर क्या था? जल ही था और कुछ नहीं था। जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी करना असंभव है। महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए हैं। इसमें 13 लाख खरब टन जल का अनुमान लगाया जा सकता है। आकार और गहराई के क्रम अनुसार धरती पर 4 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है। कौन सा है? प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 63 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। दूसरा है अटलांटिका महासागर जो प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल की तुलना में आधा है। तीसरा है हिंद महासागर जो कन्याकुमारी से दक्षिण ध्रुव तक फैला है। चौथा है अंटार्कटिका महासागर जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। सामान्यतः यह माना जाता है कि महासागर का जल पीने योग्य नहीं होता क्योंकि इसके जल में औसत लवणता करीब 35% होती है, जिसके कारण यह जल खारा होता है। नदियों से तो सभी परिचित हैं कि जल की विशाल धारा जिसके किनारे समय के अनुसार बदलते रहते हैं, नदी कहलाती है। नदी का वेग तब बढ़ जाता है जब विभिन्न सहायक नदियां आपस में मिलती हैं। वर्षा और बर्फ के पिघलने से जल रिसकर विभिन्न दरारों से भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है। वह भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है, जो भूमि के अंदर बारिश के समय अंदर पहुंच जाता है वो भूमिगत जल कहलाता है। सिंचाई तथा पीने योग्य जल की पूर्ति के लिए नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। सूर्य की गर्मी से नदी, झीलें, तालाबें, समुद्र आदि जल वाष्प में बदल जाता है। यह जल वाष्प वायु से हल्की होती है, इसलिए यह वायुमंडल में ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर यह जलवाष्प अत्यंत सूक्ष्म जल बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। संघनन क्रिया से जल की छोटी छोटी बूंदों में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं और भारी होने के कारण वर्षा के रूप में पृष्ठ द्वारा गोल होकर धरती पर गिरती हैं। जब ऊष्मा की विकिरण और चलन द्वारा वायुमंडल की निचली परत का तापमान औसतन से कम हो जाता है तो वायु में उपस्थित नमी जल की छोटी बूंदों के रूप में धूल के कणों पर टकराकर कोहरा बनाती हैं।
ठीक है। और बादल बनाते समय यदि जलवायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए तो वह बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाती हैं। ये क्रिस्टल आपस में मिलते हैं और नीचे की वायु का तापमान बहुत कम होने से ये धरती पर हिम के रूप में गिर जाते हैं, जिसे हम हिमपात कहते हैं। यह तो वह चक्रीय प्रक्रिया हुई जिसमें जल विभिन्न आकर्षक रूपों में धरती से आसमान और आसमान से धरती पर आता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 146 घन किलोमीटर है, परंतु फिर भी पीने योग्य स्वच्छ जल इसका मात्र 1% भाग ही है। शेष समुद्रों में खारा जल है। सामान्यतः जल स्वादहीन, रंगहीन व गंधहीन होता है, किंतु जब भूमि में स्थित खनिज लवण क्षार जल में मिल जाते हैं तो जल कुछ स्वाद प्रकट होता है। इसी तरह कुएं और तालाबों में जल का रंग और गंध भी इसमें जो उपस्थित हैं विभिन्न वनस्पतियों के कारण प्रतीत होते हैं। जल किसी भी अकार्बनिक पदार्थ को घोल सकता है। सही है, जल अमृत है, किंतु नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण यह विषैला हो जाता है। हमारे देश के कई प्रांतों में नाइट्रोजन युक्त जल मिलता है जो शारीरिक विकार उत्पन्न कर देता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रेट बनता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते, ऐसे पौधों की वृद्धि के लिए हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। शेष बची नाइट्रोजन जल में नाइट्रेट के रूप में घुलकर मिट्टी के माध्यम से भूमि जल में मिल जाती है। साथ ही विभिन्न पशुओं का नाइट्रोजन युक्त मल मूत्र वर्षा के जल के साथ नदियों तालाबों में मिल जाता है, जो नाइट्रेट में परिवर्तन हो रहा है और जल को विषैला बना देता है। जल का हमारे स्वास्थ्य में गहरा संबंध है और नाइट्रेट विभिन्न ऐसे यौगिक में परिवर्तन हो जाता है जो कैंसरकारी होते हैं। जल में नाइट्रेट की अधिकता से बचने के लिए अधिक गहराई से जल प्राप्त करना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक तकनीकी विधियां भी हैं जिससे नाइट्रेट युक्त मुक्त जल प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से भारत में जल की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह 1991 में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इस प्रकार से शहरों के विभिन्न ड्रेनेजों से निकलने वाला गंदा जल अधिकांश नदियों में प्रभावित कर दिया जाता है, जिससे नदियों का जल भी प्रदूषित हो जाता है और इसका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे जल को यदि दोबारा साफ कर लिया जाए तो शौचालयों, बागवानियों में, औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार ताजे जल की मांग पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है। कोयले पर आधारित बिजली घरों को प्रतिशतन के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। 5.75 मेगावाट बिजली उत्पन्न के लिए लगभग 0.1 क्यूस के
जल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह धरती का रूप परिवर्तन करने वाले और सदा मनुष्य के हित में अपरित रहने वाले जीवन उपयोगी जल की महिमा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि वर्षा के जल का संरक्षण और उसके भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए। जल की एक बूंद भी व्यर्थ न गवाई जाए। वनों की अंधाधुंध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए और बहुत अधिक मात्रा में वनारोपण किया जाए ताकि ऋतु चक्र समय के अनुकूल चलता रहे। अन्यथा आने वाले समय में जल भी बाजार में बिकने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।